सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक भविष्यवाणी थी। और ये शब्द कहे थे भारत के उस महान सपूत ने, जिसने अपनी आखिरी सांस तक, सच में अपनी आखिरी सांस तक, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। तो चलिए, आज हम पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के जीवन, उनकी सोच और उनकी विरासत की गहराइयों में उतरते हैं और साथ मिलकर समझते हैं कि आखिर क्यों भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्हें एक महानायक का दर्जा दिया जाता है। तो देखिए, हमारा सफर शुरू होगा उनके बिल्कुल शुरुआती जीवन से। फिर हम देखेंगे कि कैसे वो स्वतंत्रता संग्राम की आग में तपे, उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा को गहराई से समझेंगे और फिर उनके बलिदान से होते हुए आज के भारत के लिए उनकी बातें कितनी जरूरी हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। कहानी की शुरुआत होती है पंजाब की सरजमी से, जहां एक ऐसे लीडर ने जन्म लिया जिसे इतिहास ने शेरे पंजाब का खिताब दिया। 1865 में पंजाब में उनका जन्म हुआ और जानते हैं, उनके शुरुआती जीवन पर सबसे ज्यादा असर था स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के विचारों का। यहीं से उनके अंदर समाज सुधार और एक जबरदस्त राष्ट्रवाद का बीज पड़ा। और देखिए, ये सिर्फ सोच तक ही सीमित नहीं था, एक्शन भी था। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 29 साल की उम्र में उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की सह स्थापना की। ये उस जमाने में भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा जीता जागता कदम था। उन्हें पंजाब केसरी या पंजाब का शेर क्यों कहा जाता था? यूं ही नहीं, उनकी आवाज में वो शेर जैसी दहाड़ थी और उनके नेतृत्व में वो निडरता थी ना, जो सीधे ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला देती थी। चलिए, अब उनके जीवन के उस दौर में चलते हैं जहां उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई और स्वतंत्रता संग्राम को एक बिल्कुल नई दिशा दी। देखिए, उस समय कांग्रेस ना एक वैचारिक चौराहे पर खड़ी थी। एक तरफ थी नरमपंथी, जो मानते थे कि पिटिशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स से बदलाव आएगा, लेकिन दूसरी तरफ थी लाल बाल पाल की गरमपंथी तिकड़ी, और इनका फलसफा बिल्कुल साफ था, स्वराज हमारा हक है, कोई भीख नहीं। उनका मानना था कि आज़ादी मांगने से नहीं मिलेगी, बल्कि बड़े जनांदोलनों और आत्मनिर्भरता से हासिल करनी होगी। और लालाजी वो इस विचारधारा के एक बड़े आर्किटेक्ट थे। और हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं थी, ये एक जमीनी आंदोलन था। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसके खिलाफ उन्होंने स्वदेशी की ऐसी जबरदस्त लहर चलाई जो पूरे देश में फैल गई। अब अंग्रेज तो उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गए और 1907 में उन्हें बिना किसी ट्रायल के बर्मा भेज दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जेल की दीवारें उनकी आवाज को दबा नहीं सकती, बल्कि और भी बुलंद कर देंगी। अच्छा, अब थोड़ा रुकते हैं और लालाजी के एक्शन के पीछे की जो सोच थी, उनकी जो कोर आइडियोलॉजी थी, उससे समझते हैं। ये वो हिस्सा है जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से बहुत बहुत जरूरी है। उनकी विचारधारा का जो सेंटर पॉइंट था, वो था स्वदेशी। अब ये सिर्फ विदेशी सामान का बॉयकॉट करने का नारा नहीं था, नहीं, ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक जड़ों पर एक सीधा हमला था। असल में ये भारत को अपने पैरों पर खड़ा करने का एक पूरा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फिलॉसफी था। स्वदेशी का सिद्धांत आप देखिए कितना सरल और पावरफुल था। अंग्रेजी मिल के कपड़े की जगह अपने चरखे का सूत काटो और पहनो। विदेशी बैंकों की जगह अपने देश का बैंक इस्तेमाल करो, जैसा कि उन्होंने खुद पंजाब नेशनल बैंक बनाकर कर दिखाया। ये आर्थिक आज़ादी की तरफ एक रेवोल्यूशनरी कदम था। और जानते हैं, ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है। जब हम किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के बजाय अपने पड़ोस की दुकान से या किसी लोकल आर्टिजन से सामान खरीदते हैं ना, तो हम एक तरह से लालाजी के उसी स्वदेशी के विचार को ही तो आगे बढ़ा रहे हैं। लालाजी ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि असली आज़ादी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होती, मेंटल भी होती है। इसीलिए उनके लिए एजुकेशन सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, बल्कि नेशनल कैरेक्टर बनाने का सबसे पावरफुल टूल थी। वो एक ऐसी शिक्षा चाहते थे जो गुलामी की सोच को जड़ से उखाड़ फेंके, समाज की बुराइयों को खत्म करे और एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग, कॉन्फिडेंट राष्ट्र का निर्माण करे। चलिए, अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां लालाजी का संघर्ष अपने चरम पर पहुंचता है और वो देश के लिए अपना सबसे बड़ा बलिदान देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? इसके बैकग्राउंड में था साइमन कमीशन। अब एक सवाल जहन में आता है कि आखिर 1928 में पूरे भारत ने इस कमीशन का बॉयकॉट क्यों किया था? क्या वजह थी? जवाब बिल्कुल सीधा और सच कहूं तो बहुत अपमानजनक था। सोचिए, एक कमीशन जो भारत का भविष्य तय करने आया है और उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं,
ये तो सीधे सीधे भारत के सेल्फ रिस्पेक्ट पर हमला था, जिसे कोई भी स्वाभिमानी देश बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तारीख थी 30 अक्टूबर 1928। जगह थी लाहौर। लालाजी साइमन कमीशन के खिलाफ एक शांतिपूर्ण नॉन वायलेंट जुलूस को लीड कर रहे थे। तभी पुलिस सुपरिंटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने उसने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। उन पर बहुत ही बेरहमी से लाठियां बरसाई गईं। उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं और फिर ठीक 18 दिन बाद 17 नवंबर को भारत का वो शेर हमेशा के लिए सो गया। लेकिन उनका ये बलिदान बेकार नहीं गया। इसने भगत सिंह जैसे देश के अनगिनत क्रांतिकारियों के दिलों में आज़ादी की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया। लेकिन लालाजी सिर्फ एक पॉलिटिकल एजिटेटर ही नहीं थे। नहीं, उनका व्यक्तित्व इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। वो एक समाज सुधारक थे, एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर थे और दुनिया के मंच पर भारत की एक बुलंद आवाज थे। लालाजी सिर्फ एक आंदोलनकारी नहीं बल्कि एक राष्ट्र निर्माता थे। आप देखिए, पंजाब नेशनल बैंक से लेकर डीएवी शिक्षण संस्थाओं तक उन्होंने ऐसे ठोस संस्थान खड़े किए जो आज भी देश की सेवा कर रहे हैं। वो ये बात समझते थे कि आज़ादी के लिए सिर्फ जुनून ही काफ़ी नहीं होता, देश की नींव को मजबूत करने वाले इंस्टीट्यूशंस की भी ज़रूरत होती है। और उनकी लड़ाई सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की और ग्लोबल स्टेज पर ब्रिटिश राज के शोषण को एक्सपोज किया। एक तरह से उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का हिस्सा बना दिया था। तो सवाल ये उठता है कि आज के भारत के लिए लाला लाजपत राय के जीवन और उनके विचारों की क्या रेलेवेंस है, खासकर उनके लिए जो सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ये टेबल देखिए, ये लालाजी की स्थायी प्रासंगिकता को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। उनका जो स्वदेशी का विचार था वो आज के आत्मनिर्भर भारत की नींव है। उनका जो यूथ एक्टिविज्म पर जोर था वो आज भी नेशन बिल्डिंग में युवाओं के रोल को हाईलाइट करता है। और उनका आत्म बलिदान, वो पब्लिक लाइफ में इंटेग्रिटी और सेल्फलेस सर्विस का वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड है जो हर सिविल सर्वेंट के लिए एक गाइडिंग स्टार की तरह होना चाहिए। और जो लोग मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा। इस पूरे डिस्कशन में आपको इस सवाल का जवाब लिखने के लिए सारे ज़रूरी पॉइंट्स मिल जाएंगे, चाहे वो उनके पॉलिटिकल वर्क्स हों या उनके बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस। और आखिर में लाला जी का ये मूल मंत्र, उनका ये पक्का विश्वास था कि समाज के सबसे पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने का असली आधार सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है। ये एक ऐसी यूनिवर्सल ट्रूथ है जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है और एक इक्वल भारत बनाने के लिए हमें हमेशा इंस्पायर करती रहेगी।